नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सांवरे शर्मा। आज हम संविधान क्या है और संविधान की विभिन्न जो प्रणालियां हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले जो संविधान शब्द है उसको हम अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए दोस्तों, यदि हम संविधान जो अंग्रेजी का कॉन्स्टिट्यूशन शब्द है उसकी जो उत्पत्ति है, मूलतः जो शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन या रोमन जो शब्द है, लैटिन या रोमन जो शब्द है उससे इसकी उत्पत्ति मानी गई है। और जो मूल शब्द है वो है कॉन्स्टिट्यूटर, और जिसका अर्थ होता है, सामान्य अर्थ होता है बनावट। तो हम ये कह सकते हैं कि संविधान शब्द है उसको अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, और कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन या रोमन शब्द कॉन्स्टिट्यूट से हुई है, और जिसका अर्थ होता है बनावट, जिसका अर्थ बनावट। अब यदि हम हिंदी अर्थ की बात करें तो हिंदी अर्थ में सम प्लस विधि, विधि से विधि से विधान बना हुआ है। विधि से क्या बना हुआ है? विधान बना हुआ है। और सम का मतलब अच्छी तरह से या सम्यक तरह से, विधि का मतलब कानून, अर्थात ऐसा कानून जो अच्छी तरह से बनाया गया है, ऐसा कानून या ऐसे नियम जो सम्यक तरीके से बनाए गए हैं उसको हम संविधान कहते हैं। तो देखिए, उन दोनों शब्दों में बनावट शब्द या बनाया गया शब्द कॉमन है। तो हम ये कह सकते हैं कि देखिए, हम ये कह सकते हैं कि देश या राज्य की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए बनाए गए विशेष नियमों का जो संकलन है उसी को हम संविधान कहते हैं। बनाए गए या लिखे गए उनको हम क्या कहेंगे? संविधान कहेंगे। और संविधान एक पुस्तक विशेष है और उसके अंतर्गत किसी देश की शासन व्यवस्था को सम्यक या अच्छी तरह से चलाने के लिए जो नियमों का संकलन किया गया है, जो नियम बनाए गए हैं, उसको हम संविधान कहते हैं। अब देखो प्यारे दोस्तों, ये जो संविधान, आप ये कहेंगे कि सर संविधान क्यों बनाया जाता है? तो देखिए, जो संविधान है वो एक स्वाधीनता का लक्षण होता है। स्वाधीनता का लक्षण होता है। जो देश स्वतंत्र है वही क्या बनाएगा? संविधान बना सकता है। जिस प्रकार हम अंग्रेजों के अधीन थे और अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त करने का हम प्रयास कर रहे थे, उस समय हमारी एक महत्वपूर्ण मांग ये भी थी कि हम संविधान का निर्माण करें। हमारे स्वतंत्रता आंदोलनकारियों ने समय समय पर ये कहा कि हमें संविधान निर्माण की स्वतंत्रता दी जाए। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि स्वाधीनता किसी भी राष्ट्र का लक्षण होता है, और तभी यह माना जाता है कि वह राष्ट्र स्वाधीन है। यदि किसी भी देश के संविधान को नष्ट कर दिया जाए तो इससे इंगित यह होता है कि वह राष्ट्र पराधीन है। अब देखो दोस्तों, यदि हम संविधान की बात करें तो संविधान दो प्रकार का होता है, एक अलिखित संविधान और दूसरा लिखित संविधान। अलिखित और लिखित। अलिखित का अंतर्गत ये होता है कि संविधान लिखा नहीं गया। कहने का मतलब ये हुआ, जो संविधान है वो किसी न किसी संविधान सभा के माध्यम से नहीं लिखा गया, अर्थात वो सिर्फ परंपराओं और रीति रिवाजों को समय समय पर लिपिबद्ध कर दिया गया। जो जो परंपराएं प्रचलित रही, रीतियाँ प्रचलित रही, उसको वैसे वैसे ही लिपिबद्ध कर दिया गया, और इस तरह अंत में वो एक संविधान का रूप अख्तियार हुआ। और इस अलिखित संविधान का उदाहरण है ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन का संविधान लिखित संविधान नहीं है, क्योंकि उसको बनाने के लिए किसी प्रकार की संविधान सभा का गठन नहीं हुआ, बल्कि समय और परंपराओं के अधीन जो परंपराएं और रीतियाँ प्रचलित थीं उन्हीं को लिपिबद्ध कर दिया गया, और वह संविधान का रूप अख्तियार कर लिया गया। अब यदि हम बात करें लिखित संविधान की, तो लिखित संविधान के अंतर्गत क्या होता है कि संविधान सभा
के द्वारा लिखा जाता है। एक तय समयबद्ध कार्यक्रम में जो संविधान निर्माता होते हैं वो जो संविधान सभा के माध्यम से विभिन्न प्रकार की विशेषताओं का अध्ययन करने के बाद में वो संविधान का निर्माण करते हैं। अब लिखित संविधान का सबसे अच्छा उदाहरण है भारत का संविधान और संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। विश्व में सबसे पहले यदि बात करें तो लिखित संविधान की परंपरा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मानी जाती है। देखिए दोस्तों, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है वो 1789 में लागू होता है और यह लिखित संविधान का सबसे अच्छा उदाहरण, प्रथम उदाहरण है। अब एक में यहाँ एक शब्द आया है संविधान। देखिए यहाँ एक शब्द आया है संविधान सभा। संविधान सभा, देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ एक शब्द आया संविधान सभा। तो संविधान सभा का मतलब क्या होता है? देखिए संविधान सभा, देखिए संविधान सभा क्या है? संविधान सभा यहाँ देखो, संविधान निर्माण के लिए गठित प्रतिनिधि सभा को, संविधान निर्माण के लिए जो गठित है, संविधान निर्माण के लिए जो गठित प्रतिनिधि सभा है, अर्थात उसको हम क्या कहते हैं? संविधान सभा कहते हैं। जिस प्रकार भारतीय संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, उस संविधान सभा में विभिन्न वर्गों के, विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि थे, चुने हुए प्रतिनिधि थे। तो इस तरह चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से संविधान का निर्माण किया गया, तो वो संविधान सभा कहलाई। अब देखो दोस्तों, अब यदि हम, तो इस तरह हमने ये देखा कि संविधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द कॉन्स्टिट्यूट से हुई है, जिसका अर्थ बनावट होता है, और सम्यक रूप से बनाई गई विधि या कानून होती है। किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, व्यवस्थित चलाने के लिए जो नियमों का संकलन होता है वह संविधान कहलाता है। और संविधान दो प्रकार के होते हैं, अलिखित संविधान और लिखित संविधान। अलिखित संविधान के अंतर्गत किसी प्रकार की संविधान सभा का गठन नहीं किया गया, बल्कि समय समय पर रीतियों और नियमों को लिपिबद्ध कर दिया गया, तो संविधान का रूप अख्तियार हुआ, वह उसे अलिखित संविधान कहते हैं। वही लिखित संविधान के अंतर्गत एक विशेष समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत एक संविधान सभा ने उस संविधान का निर्माण किया। अब देखो दोस्तों, अब इसके बाद में यदि हम बात करें तो यहाँ एक शब्द आया था शासन व्यवस्था को चलाने के लिए। तो यहाँ बात हम ये कर रहे हैं कि शासन प्रणालियों की बात करेंगे हम, कि विश्व में शासन प्रणालियाँ कितने प्रकार की होती हैं। देखो, यदि हम भारत के उदाहरण के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत में 15 अगस्त 1947 से पहले की बात करें तो हमारे यहाँ अंग्रेज़ों का दिन था, और उससे पहले की बात करें जब मुग़लों का आगमन हुआ, या अंग्रेज़ों से पहले की बात करें, या स्वाधीनता से पहले की बात करें, तो कहीं देश के विभिन्न भागों में राजतंत्र विद्यमान था। देश के विभिन्न भागों में राजतंत्र विद्यमान था। अब राजतंत्र की बात ये करें तो इसके अंतर्गत क्या होता है? राजा ही तंत्र यानी शासन या व्यवस्था, राजा ही संपूर्ण, जो संपूर्ण व्यवस्था है उसका केंद्र बिंदु होता है। राजतंत्र के अंतर्गत ये होता है, राज यानी राज्य, तंत्र यानी व्यवस्था। जो राजा है वो ही संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र बिंदु है, अर्थात उस राजा का आदेश और निर्देश ही कानून माना जाता था। उसी को हम क्या कहते हैं? राजतंत्र। अर्थात वहाँ जनता की किसी प्रकार की कोई भूमिका नहीं होती थी, जनता सिर्फ मूक दर्शक या प्रत्यक्षदर्शी होती थी। वह व्यवस्था क्या कहलाती थी? राजतंत्र। और राजतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता ये होती थी कि वंशानुगत राजा होता था, अर्थात जब राजा का निधन हो जाता था तो उसका ज्येष्ठ जो पुत्र होता था वही राजा बनता था, और उसके बाद में उस राजा का भी ज्येष्ठ पुत्र राजा बनता था। इस तरह वंश परंपरा चलती रहती थी। इसी को हम कहते थे वंशानुगत राजतंत्र। अब ब्रिटेन में भी ब्रिटेन का तो इस तरह राजतंत्र, दो प्रकार का राजतंत्र देखा गया है। एक तो वंशानुगत राजतंत्र
और दूसरा संसदीय राजतंत्र। वंशानुगत राजतंत्र के अंतर्गत क्या शासन की संपूर्ण संख्या वंशानुगत एक ही व्यक्ति के पक्ष में केंद्रित होती है। और वंशानुगत राजतंत्र का उदाहरण अभी वर्तमान में सऊदी अरब और ब्रुनेई में देखा जाता है। अब देखिए संसदीय राजतंत्र की बात करें तो संसदीय राजतंत्र के अंतर्गत राजा नाम मात्र का प्रतीकात्मक होता है और संसद ही शासन का आधार होती है। जैसे ब्रिटेन में क्राउन का शासन, ब्रिटेन में क्राउन का जो शासन है वो संसदीय राजतंत्र का उदाहरण है। देखो संसद और प्लस राजा, उसको क्या कहेंगे? संसदीय राजतंत्र। राजतंत्र है लेकिन उसमें भी सर्वे सर्वा कौन है? संसद है, और राजा है वो नाम मात्र का है, राजा सिर्फ प्रतीकात्मक हैं। ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहेंगे? संसदीय राजतंत्र। तो इस तरह राजतंत्र के दो रूप होते हैं, एक वंशानुगत राजतंत्र, एक संसदीय राजतंत्र। वंशानुगत राजतंत्र के अंतर्गत संपूर्ण शक्तियां वंशानुगत रूप से एक ही व्यक्ति के पक्ष में रहती हैं। उदाहरण के लिए सऊदी अरब ब्रुनेई का उदाहरण है। वही संसदीय राजतंत्र के अंतर्गत राजा नाम मात्र का प्रतीकात्मक होता है, संसद ही शासन का आधार होती है। और इसका उदाहरण ग्रेट ब्रिटेन का राजतंत्र, ब्रिटेन में जो क्राउन का शासन है वह है। देखिए ब्रिटेन में क्या है, जिस प्रकार भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही संपूर्ण व्यवस्था चलती है, लेकिन वास्तव में जो मुखिया होता है वो संसद होती है, अर्थात प्रधानमंत्री होता है। वहीं हमारे ब्रिटेन में राष्ट्रपति के समकक्ष वहाँ राजा होता है, राजा वहाँ प्रतीकात्मक होता है, लेकिन संसद संपूर्ण प्रक्रिया को निर्धारण करती है। इसलिए ऐसी व्यवस्था को हम संसदीय राजतंत्र कहते हैं। देखिए इसके बाद में हम बात करें, दूसरी व्यवस्था है लोकतंत्र। लोकतंत्र, लोक प्लस तंत्र। देखो लोकतंत्र की बात हम ये करें, देखो यहाँ पे देखो कि जो लोकतंत्र है, लोक डेमोक्रेसी कहते हैं इसको, अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी हिंदी में जो शब्द है लोक प्लस तंत्र, दो शब्दों से मिलकर बना है। लोक मतलब जनता से हैं, तंत्र का मतलब शासन से हैं या व्यवस्था से हैं, अर्थात जनता का शासन। लोकतंत्र का अर्थ क्या हुआ? लोक यानी जनता, तंत्र यानी शासन, जनता का शासन, जनता का शासन। आप ये कहोगे सर जनता का शासन क्या है? तो अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति है अब्राहम लिंकन, उनका एक प्रसिद्ध कथन है, इसके माध्यम से हमें स्पष्ट हो जाएगा। जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन लोकतंत्र है। देखिए लोकतंत्र में सत्ता का जो केंद्र बिंदु होता है वो जनता होती है, शासन की जो धुरी होती है वह जनता होती है, और इसके अंतर्गत जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन ही क्या है? लोकतंत्र है। देखो जनता अपने जो प्रतिनिधि हैं उनको चुनती है, तो चुनना के द्वारा, और वो जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो जनता के लिए ही नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, और वो फिर किन पे आगे लागू हो जाता है? जनता पर। तो इस तरह लोकतंत्र के अंतर्गत शासन का प्रारंभ से लेकर शासन का अंत जनता ही होती है, सर्वे सर्वा जनता ही होती है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। राजतंत्र में संपूर्ण शासन की जो दूरी होती थी वो सिर्फ राजा होता था, वहाँ प्रजा सिर्फ मूक दर्शक होती थी। दोनों में सबसे बड़ा अंतर है। अब देखिए जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। लोकतंत्र कितने प्रकार का? लोकतंत्र दो प्रकार का, एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत जनता स्वयं कानून का निर्माण करती है, जनता खुद कानून का निर्माण करती है, उनको लागू करने का कार्य भी जनता ही करते हैं। इसके सबसे अच्छा उदाहरण स्विट्जरलैंड है। अर्थात प्रत्यक्ष लोकतंत्र वहाँ देखा जाता है जहाँ पर जनसंख्या सबसे कम पाई जाती है और जो नियम है, निर्धारण है, वो किसी स्थान पर बैठ कर लिए जा सकते हैं। उसके लिए ज़्यादा कम से कम आबादी की
ज़रूरत होती है। तो प्रत्यक्ष उदाहरण विश्व में स्विट्ज़रलैंड में देखा जाता है, इसीलिए प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर भी स्विट्ज़रलैंड को कहा जाता है। पूरे स्विट्ज़रलैंड में नहीं है, उसके कुछ कैंटिनों अर्थात कुछ राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था देखी जाती है, क्योंकि वहाँ की आबादी कम है, इसलिए नीतियों और नियमों का निर्धारण आराम से किया जाता है। दूसरी व्यवस्था है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को हम प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं। और प्रतिनिधि लोकतंत्र या प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र क्यों? क्योंकि यहाँ जनता के प्रतिनिधि शासन करते हैं, इसीलिए हम इसको प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के के माध्यम से शासन। आप कहेंगे सर जनता क्यों चुनती है? क्योंकि आबादी इतनी हो चुकी है कि प्रत्यक्ष रूप से निर्णय नहीं ले सकते, एक स्थान पर बैठकर निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है और उनको लागू करना भी बड़े व्यापक पैमाने पर लागू करना होता है। इसीलिए बीच का रास्ता ये निकाला गया कि जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनेगी और वो संसद में जाकर के या विधानमंडल में जाकर के कानून बनाएंगी और वो कानून सब पर लागू होगा। तो उसको क्या करते हैं? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ये लोकतंत्र के दो प्रकार होते हैं। अब देखिए, यदि हम बात ये करें कि जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है या प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र है, उसके आधार पर राजनीतिक जो प्रणाली है वो उसके 3 रूप देखे जाते हैं। राजनीतिक प्रणाली के 3 रूप देखे जाते हैं। एक तो संसदीय लोकतंत्र, एक रूप है आपका संसदीय लोकतंत्र, दूसरा अध्यक्षात्मक लोकतंत्र और तीसरा समाजवादी लोकतंत्र। देखिए, संसदीय लोकतंत्र की बात हम ये करें, संसदीय लोकतंत्र के अंतर्गत संसद महत्वपूर्ण होती है, अर्थात जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सांसद कहलाते हैं और वो सांसद जब सदन में जाते हैं, संसद में जाते हैं और उसके आधार पर वहीं पर कानूनों का निर्माण करते हैं, तो ऐसी व्यवस्था क्या कहलाती है? संसदीय लोकतंत्र। अर्थात लोकतंत्र का संपूर्ण आधार बिंदु संसद हो तो हम उसको संसदीय लोकतंत्र कहते हैं। जैसे ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र है, भारत में संसदीय लोकतंत्र है, पाकिस्तान में संसदीय लोकतंत्र है, अधिकतर विश्व के देशों में संसदीय लोकतंत्र देखा जाता है। इसके बाद में हम बात करें अध्यक्षात्मक लोकतंत्र के अंतर्गत क्या होता है, तो अध्यक्षात्मक लोकतंत्र के अंतर्गत शासन का केंद्र बिंदु अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष, या हम ये कहें कि शासन का केंद्र बिंदु राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति जिस प्रकार संसदीय लोकतंत्र के अंतर्गत जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते थे और वो चुने हुए प्रतिनिधि कानून का निर्माण कर रहे हैं, वहाँ जनता अर्थात अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा रहा है। अध्यक्षात्मक प्रणाली के अंतर्गत क्या होती है कि जनता अपने राष्ट्रपति का चुनाव करती है और राष्ट्रपति ही सर्वे सर्वा होता है। राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार ही कानूनों का निर्माण किया जाता है, तो इसको हम अध्यक्षात्मक लोकतंत्र कहते हैं। अध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति मुखिया होता है, संसद में संसद मुखिया होती थी, उसी प्रकार अध्यक्षात्मक में अध्यक्ष या राष्ट्रपति मुखिया होता है। अध्यक्षात्मक लोकतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। इसके बाद में आते हैं समाजवादी लोकतंत्र। समाजवादी लोकतंत्र की बात करें हम, देखो समाजवादी लोकतंत्र अर्थात शासन का जो केंद्र बिंदु होता है वो जनता होती है, समाज होता है, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे चीन, रिपब्लिकन चाइना। चीन में समाजवादी लोकतंत्र का प्रचलन है। समाजवादी लोकतंत्र के अंतर्गत क्या हुआ कि यदि जो समाज है वो ही महत्वपूर्ण, अर्थात समाज व्यवस्था के अंतर्गत दो, एक तो पूंजीपति होता है और एक समाजवादी होता है। पूंजीपति पूंजी के केंद्रीकरण की बात करता है, अधिकतम लाभ की बात करता है, जबकि समाजवादी जो होते हैं वो समाज की बात करते हैं, समाज के विकास की बात करते हैं, समाज को आगे लेके चलने की बात करते हैं, और ऐसी जो व्यवस्था होती है वो समाजवादी व्यवस्था होती है, समाजवादी लोकतंत्र होता है। और समाजवादी लोकतंत्र का उदाहरण है हमारे रिपब्लिकन चाइना, चीन का उदाहरण। तो संसदीय लोकतंत्र
संसदीय लोकतंत्र का उदाहरण ब्रिटेन और भारत, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र का उदाहरण अमेरिका और समाजवादी लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? चाइना। तो इस तरह दोस्तों हमने ये देखा कि संविधान क्या है और संविधान के उद्देश्य क्या है। संविधान 2 प्रकार का होता है और शासन प्रणालियों का वर्गीकरण हमने देखा। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें, मित्रों को बताएं, इसे पूरा देखें। जय हिंद दोस्तों।